हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ कंप्लीट कर रहे हैं और ये 20 क्वेश्चन से हम 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम एक क्वेश्चन को समझेंगे जिसके चारों ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, CPU का विस्तृत रूप है। CPU का विस्तृत रूप है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है इसको समझो। देखो, CPU कंप्यूटर का एक मेन घटक है, मेन पार्ट है, जो कि निर्देशों को निष्पादित करता है और जो डेटा है उन्हें प्रोसेस करने का काम करता है। ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है, जो सभी प्रकार की गणनाएं करता है। और इसमें लगभग 3 से 4 प्रकार के मेन वर्क होते हैं, जैसे कि पहला है निर्देशों को मैनेज करना। दूसरा काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। तीसरा काम इसका है, आप जो भी गणनाएं करते हैं उन गणनाओं को मैनेज करना, मतलब कि गणनाएं करना। और चौथा काम है डिसीजन लेना, मतलब कि निर्णय लेना या फिर रिजल्ट को क्लियर करना, प्रोवाइड करना। ये 4 मेन काम होते हैं CPU के। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। पहला होता है आपका कंट्रोल यूनिट, जिसको आप CPU बोलोगे। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोसेसर का वो भाग होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो निर्देशों को रीड करता है, ठीक है, उनको डिकोड करता है। ये काम है कंट्रोल यूनिट का। दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब कि ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये प्रोसेसर का वो भाग होता है जो है नी गणनाएं और जितने भी तार्किक ऑपरेशन होते हैं उनको कैलकुलेट करता है। ये 2 संख्याओं को जोड़ सकता है, जैसे कि घटाना, गुणा करना और भाग करने का काम करता है। और तीसरा कौन सा एक इम्पोर्टेंट भाग है, तीसरा है रजिस्टर। रजिस्टर REG। ये रजिस्टर क्या होता है, ये किसी भी प्रोसेसर के अंदरूनी मेमोरी को मैनेज करने का काम करते हैं। मेन रूप से हम इस रजिस्टर को अंदरूनी मेमोरी भी कह सकते हैं, जो कि डेटा और निर्देशों को टेम्परेरी रूप में स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बस होता है, बस जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ होती है जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर में मेन पार्ट होते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 2 ही चीज़ लिखी है, एक है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है ALU। डेट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग हैं कंट्रोल यूनिट और ALU। ठीक है, देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का जो कंप्यूटर मस्तिष्क कहलाता है उसको आप माइक्रोचिप भी कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब इसके बारे में समझो। माइक्रो प्रोसेसर को ही माइक्रोचिप कहा जाता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक छोटी सी चिप होती है जिसमें कंप्यूटर के सभी मेन पार्ट, मेन घटक इसके अंदर कंक्लूड होते हैं। ये चिप कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में कार्य करती हैं और जो भी निर्देश होते हैं उनको आगे एग्जीक्यूट करने का काम करती है। डेटा को प्रोसेस करने का काम, गणनाएं करने का काम, ये कौन, माइक्रोचिप के द्वारा ही होता है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, सबसे पहली बात, ये सबसे स्मॉल होती है, स्मॉल चिप होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर के सभी मेन काम को इसी में स्टोर करके रखते हैं। दूसरा, ये ब्रेन के हिसाब से रहता है, कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में काम करती है। ठीक है, और तीसरा आप बोल सकते हैं कि इसमें जो भी निर्देश होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है ये मेमोरी, ये जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। राइट आंसर है CPU। अब CPU क्या है ये हमने देख लिया। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किस प्रकार काम करती है और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट घटक होते हैं ये हमने इसको क्लियर कर लिया। ये मेन मेमोरी के डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का काम करती है। अब देखो, यहाँ पर मेन मेमोरी और CPU के बीच में जो समन्वय का कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है समझो। देखो, CPU जो रहता है, CPU, ये जो CPU है, CPU और जो डेटा और निर्देश होते हैं इनको प्रोसेस करने के लिए एक मेन मेमोरी से डेटा
और निर्देशों को प्राप्त करने के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जो आपको इस मेमोरी के माध्यम से इसको डेटा प्राप्त करना होता है। दूसरी बात, ये सीपीयू है, ये सीपीयू प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी परिणाम आते हैं उन परिणामों को ये मेमोरी के अंदर स्टोर करने का काम करता है। तीसरी बात, ये जो मेन मेमोरी है, ये जो मेन मेमोरी है, इस मेमोरी में जो डाटा स्टोर है या फिर जो भी निर्देश हैं उनको सीपीयू के द्वारा फिर से पढ़ा जा सकता है, वर्किंग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आविष्कार किया था? देखिए, पंच कार्ड का आविष्कार जैकवार्ड ने किया था। अब देखो, ये पंच कार्ड का आविष्कार जैकवार्ड ने किया था, लेकिन कब किया था और ये कौन है? देखो, ये जो जैकवार्ड है, ये जैकवार्ड फ्रांसीसी गणितज्ञ या फिर आप इसको इंजीनियर कह सकते हैं। इन्होंने 19वीं शताब्दी में, कब? इन्होंने 19वीं शताब्दी में पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ये पंच कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता है। ये पंच कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता है जिसमें हम डेटा और निर्देशों को पंच करके उपयोग के योग्य रख सकते थे, स्टोर किया जाता था। ये कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता था उस समय, 19वीं शताब्दी की ये बात है। इस प्रकार याद रखना, पंच कार्ड का आरंभ जैकवार्ड ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसका नाम डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन, ठीक है, क्योंकि ये इंजन इन्होंने बनाया था, उसके बाद से ही कंप्यूटर का विकास होना प्रारंभ हुआ था। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन नाम रखा गया था और यह एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि गणितीय गणनाएं करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और बेबेज ने इसको कब बनाया था? सन 1822 में इस मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ये सन आप ध्यान रखना, हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन थोड़ा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? याद रखना, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। अब यहाँ पर डिजिटल क्या होता है और एनालॉग क्या होता है? देखो, ऐसे कंप्यूटर जो कि डिजिटल सिग्नल का उपयोग करके गणनाएं करते हैं, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर में 0 या 1 मतलब कि बाइनरी सिस्टम के आधार पर काम करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? वह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं जिसमें एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता है और उसके माध्यम से गणनाएं होती है। मतलब कि वोल्टेज, करंट या फिर ऐसी जितनी भी भौतिक मात्राएं होती है, जैसे कि किलोवाट या फिर कोई काटा होता है, एनालॉग काटा, या आप एनालॉग दीवार घड़ी कह सकते हैं, ये सारे एनालॉग फॉर्मेट के एग्जाम्पल हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? ऐसे क्वेश्चन को हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिससे हम एलिमिनेट करके वो प्रकार निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है। देखो, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझेंगे, हालांकि हमने थ्योरी क्लास में इसको बढ़िया तरीके से पढ़ा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आकार के आधार पर कंप्यूटर के यहाँ पर 3 प्रकार लिखे हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। जबकि ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रकार नहीं है। इस आधार पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं इनको समझो। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर किसको कहेंगे हम शॉर्ट में समझते हैं।
ये एक छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। सेकेंड देखो, माइक्रो के बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये सीक्वेंस से ध्यान रखना, सबसे छोटा माइक्रो, उसके बाद मिनी। मिनी कंप्यूटर किसे कहेंगे? यह कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं और इसमें कई उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर और इसके बाद होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहेंगे? ऐसे कंप्यूटर जो कि बड़े आकार के होते हैं और इसमें कई उपयोगकर्ता एक साथ काम करते हैं। अब देखो, मेन फ्रेम और मिनी में क्या अंतर है? इसमें लगभग मध्यम आकार के कंप्यूटर आते हैं और इसमें भी उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं जिसमें कई सारे उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर का भी प्रकार होता है जिसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। यह आप ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर नाम का भी एक कंप्यूटर होता है जो कि सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के होते हैं और इसमें उच्च गति और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऑप्टिकल कंप्यूटर के आधार पर कोई भी वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखना। ये जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है, ये ऑप्टिकल कंप्यूटर प्रकाश का उपयोग करके गणनाएं करने वाला कंप्यूटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार से यहाँ पर 4 आंसर सही रहेगा। जैसे इस प्रकार यहाँ पर तीनों प्रकार सही है, माइक्रो, मेन फ्रेम और मिनी। ऑप्टिकल कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। देखो, सुपर कंप्यूटर, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। बिल्कुल भी गलत कहा गया है, ये स्टेटमेंट तो सही होना ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में समझा। अधिकांश घरों में आम है नहीं, ये यूज़ नहीं किया जाता है घरों में। इनमें सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। फोर्थ वाला पढ़ो। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा विरले ही प्रयोग किए जाते हैं। नहीं, इनकी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी भी गलत है। अब देखो, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये तो बहुत ही कम लिखा गया है, इसमें लाखों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? देखो, कंप्यूटर में डेटा को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, इन सब की गति के आधार पर सबसे तेज रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबसे तेज होते हैं रजिस्टर। लेकिन अब हमको इसका क्रम ध्यान होना चाहिए कि सबसे फास्ट कौन है और सबसे स्लो कौन है। ठीक है, अब ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर सीपीयू के अंदरूनी संग्रहण इकाइयाँ होती है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखता है। ठीक है, और सीपीयू को तेज़ी से डेटा तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये सीपीयू को तेज़ी से डेटा पहुंचाने का काम करता है। देखो, अब हम स्पीड के आधार पर हम बात करते हैं कि कौन सबसे फास्ट होगा, कौन स्लो होगा। तो देखो, रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं स्पीड की अगर बात करें। ठीक है, उससे कम होते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सेकेंड नंबर पर रहेगा। ठीक, थर्ड नंबर पर रैम और फोर्थ नंबर पर रहता है आपका सी डी रोम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे रहेगा रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम और फिर सी डी रोम। ये स्पीड की हमने बात करी। इस प्रकार से सबसे तेज स्पीड में रजिस्टर्स होते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और उसका नाम था एनिएक। अब आपको सर्च करना है कि एनिएक का फुल फॉर्म क्या है। अब इसका राइट आंसर है, ये बनाया किसने था? प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मोस्ले ने बनाया था।
ये तो हुआ इसका सही आंसर। अब इसके बारे में जानो। देखो, प्रिस्पर एकर्ड और जॉन मोस्ले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम है ENIAC, ENIAC, ENIAC। अब इसका फुल फॉर्म सर्च करना, बाकी मैं बता रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे बनाया गया था। अब ये जो ENIAC है ये कब बना था, इसका सन आप ध्यान रखना, 1943 में ENIAC को बनाया गया था। किसके माध्यम से? प्रिस्पर एकर्ड और जॉन मोस्ले के माध्यम से बनाया था। अब ये कहाँ बना था? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बनाया था। ठीक है, और यह 1946 में पूरा बना था। 1943 में बनाया था और 1946 में ये पूरा बना था। ये दोनों डेट आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब हम इसकी कुछ क्वालिटी समझते हैं कि ENIAC बना था तो क्यों बना था, इसमें ऐसी कौन सी खूबियाँ थी। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ENIAC था, ये ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहा है और इस कंप्यूटर में लगभग 18,000, इस ENIAC कंप्यूटर में लगभग 18,000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगर हम इसकी वज़न की बात करें तो ये कंप्यूटर लगभग 27 टन का हुआ करता था। ये किसी कमरे में नहीं बना था, ये एक बड़े से कैंपस में बनाया गया था जिसका वज़न 27 टन था। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें गणनाएँ की स्पीड क्या रही होगी, तो ध्यान देना कि इसमें गणनाएँ की स्पीड लगभग 5,000 से ज़्यादा गणनाएँ प्रति सेकंड कर सकता था। इतना विशाल था हमारा पहला ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, इसमें ये क्वालिटी थी, तभी इससे यूज़ होने लगा था और इसे बनाया गया था प्रिस्पर एकर्ड और जॉन मोस्ले के माध्यम से। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? ऑप्शन है ENIAC कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, जो हमने जस्ट इससे पहले ही डिस्कस किया था। अब आप सर्च करना कि ENIAC को कब बना था, इसका सन क्या है, जो हमने अभी पढ़ा। अब देखो, ENIAC का फुल फॉर्म हमने देखा। ENIAC का फुल फॉर्म हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहा, जिसको हमने देखा कि 1943 से तो ये बना था, लेकिन 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसको विकसित किया गया था। ये नाम ध्यान रखना, पेंसिल्वेनिया। आप नोट करना, मैं तो शॉर्टकट में लिखूंगा, मेरे पास ज़्यादा अच्छी सी पेन नहीं है इसलिए अक्सर अच्छे जमेंगे नहीं। पेंसिल्वेनिया। अब देखो, इसकी क्वालिटी तो हमने देख ली। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें 18,000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए थे। इसका वजन भी हमने देखा 27 टन था और इसमें 5,000 से ज़्यादा गणनाएँ एक साथ प्रति सेकंड की जा सकती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। अब ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस क्वेश्चन है। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो समझो वो एग्ज़ाम काम का नहीं है। पहली बात, पहली पीढ़ी की हम बात करें तो पहली पीढ़ी कब आई थी? 1900 शताब्दी से स्टार्ट हुई थी, जो कि 1940 से 56 के बीच में पहली पीढ़ी, पहली जनरेशन थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन कब आई थी, तो ये 19वीं शताब्दी में ही आई थी, जो कि 1956 से स्टार्ट होती और लगभग ये 63 तक ये जनरेशन चली थी। तृतीय जनरेशन कब आई थी? तीसरी जनरेशन आई थी, ये जनरेशन आई थी 1963 से स्टार्ट हुई थी और ये लगभग 1971 तक ये जनरेशन चली थी। तीसरी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। चौथी जनरेशन की अगर हम बात करें तो चौथी जनरेशन की बात होगी तो 71 से स्टार्ट होकर 1980 तक ये जनरेशन चली थी। किसकी? फोर्थ जनरेशन की। यह हो गई हमारी 4 जनरेशन। लेकिन अब पाँचवीं पीढ़ी की बात करें तो हम जिस युग में जी रहे हैं 1981 से लेकर आज तक, यह हमारी कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि जो हमने ये जनरेशन देखी है, इस जनरेशन में क्या क्या उपयोग किया गया था, क्या क्या फैसिलिटी किस जनरेशन में थी, तो ये आपको बखूबी ध्यान होना चाहिए। पहला हम देखेंगे कि पहली जनरेशन में ENIAC बना था जिसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है,
थर्ड जनरेशन क्यों लाया गया था? क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा फास्ट करने के तरीके थे। हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेंज किया और रिप्लेस करके हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करना चालू किया, मतलब आईसी चिप का इस्तेमाल करना चालू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया 1971 के बाद हमारी चौथी पीढ़ी आ गई, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी चिप को हटाकर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करना चालू किया। जब हमने इसका इस्तेमाल भी करना चालू किया, कुछ समय के बाद हमने इसको भी रिप्लेस किया और आज के समय में, वर्तमान समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि अल्ट्रा वीएलएसआई डिज़ाइन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, हमने लगभग 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें इसको बढ़िया तरीके से समझाया है। यहाँ पर जो भी लिखा है ये सारे पहली पीढ़ी के बाद के ही हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होना। इस क्वेश्चन का आंसर है ENIAC, जो पहली पीढ़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकीय गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकीय संगणक, मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को शब्दों में, मतलब कि सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकीय संगणक, मतलब कि कंप्यूटर को कहा जाता है कंप्यूटर के द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? याद रखना, कंप्यूटर में जो भी डेटा या प्रोग्राम के जो सांकेतिक शब्द होते हैं उसको कंप्यूटर हमेशा बाइनरी, मतलब कि 0-1 फॉर्मेट, मतलब कि द्विगुण सांकेतिक भाषा में ही एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर आँख बंद करके यहाँ पर ऑप्शन बी ही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम समझें तो समझो, कंप्यूटर के द्वारा डेटा या प्रोग्रामों को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए हम बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी प्रणाली एक द्विगुण प्रणाली होती है ना, ये द्विगुण लिखा है, द्विगुण प्रणाली होती है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 0 और दूसरा होता है 1, 2 अंक होते हैं। अब हम बाइनरी प्रणाली के यूज़ देखते हैं। देखो, कंप्यूटर में डेटा या प्रोग्राम को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर में गणनाओं को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए करते हैं, और कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरे को ये बताओ कि बाइनरी डिजिट का ही उपयोग क्यों करते हैं? कोई और चीज़ नहीं मिली? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बाइनरी नंबर है, ये नंबर एक सरल और सटीक प्रणाली थी। सरल और सटीक प्रणाली सिद्ध हुई, इसलिए बाइनरी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर में तेज़ी से गणनाएँ करने के लिए इसमें मदद मिलती है। क्या ज़रूरत थी इसकी? इसके साथ साथ कई सारी और भी फॉर्मेट थे यूज़ करने के लिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा स्मिट का यूज़ होने लगा, इसलिए बाइनरी डिजिट का ही इस्तेमाल करने लगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम को सुरक्षित, मतलब कि सेव रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए 0-1 प्रणाली में सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई थी, इसलिए बाइनरी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। देखिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC 6000, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखो, इसके बारे में समझो। ये जो CDC 6600 है, इसकी क्या विशेषता है? देखो, CDC 6600 है, ये विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटरों में से एक है। हालांकि आज तक हमने इसका नाम नहीं सुना, लेकिन ये भी चीज़ है, ये विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटरों में से एक है, CDC 6600। इसका विकास कब हुआ? तो याद रखना, इसका विकास हुआ था सन 1964 में। इस सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था। और 1964 में कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, मतलब कि किसके तहत? CDC, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के तहत, मतलब इसके द्वारा किया गया था। और ये सुपर कंप्यूटर अपने समय में सबसे तेज़ और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक था। CDC 6600 की हम बात कर रहे हैं। ये सुपर कंप्यूटर जो था,
ये व्यावसायिक रूप से अवेलेबल करवाया गया था, मतलब कि व्यावसायिक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बात, यहाँ पर इसमें जो गति की बात करें तो इसमें 3 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड था और कंप्यूटर वैज्ञानिक इसका उपयोग अनुसंधान में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग करने में सक्षम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आ ही रहा है, लेकिन आप ये बताओ उसका डिस्क्रिप्शन भी समझने की कोशिश करना। आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो वो है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर होगा। अब सुपर कंप्यूटर की क्वालिटी क्या क्या होगी ये तो हमने देख लिया, लेकिन हम एक बार फिर समझते हैं शॉर्ट तरीके से कि ये जो सुपर कंप्यूटर है सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज़ थे, सॉरी ये तेज नहीं थे, तेज हैं, जो जटिल गणनाओं और कई प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में सोल्व करने की क्षमता रखते हैं। ये जो भी कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं, इससे हमें कई सारे लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि ये हाई स्पीड के और हाई कैपेसिटी और हाई स्टोरेज वाले कंप्यूटर हैं और इसमें कई सारी गणनाएँ एक साथ करने की क्षमता है और हाई लेवल पर ये डेटा को स्टोर करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग भरपूर तरीके से किया जा रहा है। माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंडक्टर ये इसकी तुलना में थोड़े से कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? देखिए, सुपर कंप्यूटर अपनी क्षमताओं और स्मृति भंडार के कारण अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। हमने सुपर कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं ऊपर पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट कर ली है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? हमने ये क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया है पिछले वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर है द्विआधारी अंक पद्धति का, मतलब कि बाइनरी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है उनमें द्विआधारित अंक पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है, बाइनरी नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। यह पद्धति केवल 2 अंकों पर आधारित है। कौन कौन सी? हमने देखा था 0 और दूसरा 1। अब हम इसका ही उपयोग क्यों करते हैं ये भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। इस पद्धति में डेटा को बाइनरी कोड में परिवर्तन करना आसान होता है, जो कंप्यूटर द्वारा साझा किया जा सकता है। ये एक सरल और सटीक पद्धति है। इसमें कंप्यूटर तेज़ी से गणनाएं करने में सक्षम होता है और दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब स्टोर करने में आसानी होती है, मदद मिलती है। भारत में विकसित परम मतलब कि सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम मतलब सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? सही उत्तर है सीडेक के द्वारा सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। ये आंसर तो आपको बनना ही चाहिए। अब हम इसके बारे में समझते हैं। परम जो है सुपर कंप्यूटर का नाम है, जो कि सीडेक कंप्यूटर के द्वारा बनाया, सीडेक कंपनी के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, अब सीडेक का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होना। देखो, सी से मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म है। ये एक भारतीय सरकारी संगठन है जो कि उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग और संबंधित क्षेत्रों में जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशन है या संस्थान है उनका विकास करता है। परम सुपर कंप्यूटर की कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था। इसमें प्रदर्शन क्षमता कितनी है? 1 टेराफ्लॉप्स है, 1 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अगर आप एक और अच्छा पॉइंट समझोगे तो ये है कि इसका उपयोग सभी जगह हो रहा है, बड़े बड़े क्षेत्रों में, अनुसंधानों में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और जितने भी रिसर्च सेंटर है उन सभी में सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से परम सुपर कंप्यूटर सीडेक संस्था के द्वारा बनाया गया था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि परम जो कि सुपर कंप्यूटर सीडेक के माध्यम से बना था, इसका ईयर क्या है, कब इस कंप्यूटर को इस्टेब्लिश किया गया था? आज का लास्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ
आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? इसका आंसर आपको सर्च करना है। अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि किसी बच्चे को अगर नहीं मिल रहा है तो आपके कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन को याद रख सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसी प्रकार से रिवीजन करना है तो आप चैनल के साथ जुड़कर कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने ग्रुप 4 की एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।